ठीक है प्यारे बच्चों, में एक बार फिर आपके सामने करण कौशिक। और जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स के लेक्चर आपको दिए थे, इकोनॉमिक्स के लेक्चर मिल गए होंगे। इकोनॉमिक्स के बाद हम केमिस्ट्री के लेक्चर भी आपको देंगे, पर हमारा जो 25 नंबर की आती है वो हरियाणा जीके है। उस हरियाणा जीके में से 25 में से 20, 18 हर कोई ले लेता है, पर हमारा फोकस उस 20 या 18 पे नहीं, हमारा फोकस उस 25 पे है। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर एडवांस हरियाणा जीके कराओ, नॉर्मल हरियाणा जीके मत कराओ। बच्चों नॉर्मल हरियाणा जीके भी, क्योंकि जिन्होंने कोर्स परचेज किया है, राजेश भाई का मेरे पास फोन आया था, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे जिनको हरियाणा जीके ही नहीं आती, तो थोड़ा बहुत तो उनकी तरफ भी देखना पड़ेगा। तो हरियाणा जीके भी होगी और उसमें एडवांस भी होगी। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। इस क्लास में काफी कुछ और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। तो पहले तो जो हमने ऑलरेडी विकिपीडिया की हरियाणा जीके हो तो फास्ट करेंगे। जैसे मैं बात करता हूं संचार व पत्रिका, संचार वह पत्रिका, बस इसकी पीडीएफ मिल जाएगी भाई, और सबकी पीडीएफ मिल गई होगी ना भाई, सबकी पीडीएफ मिल गई होगी। संचार वह पत्रिका की पीडीएफ भी क्लास खत्म होने के 1-1.5 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगी पत्रिकाएं, तो सुनते जाना है। पहले भाई टोटल 3 आकाशवाणी है भाई हरियाणा में, 3 आकाशवाणी। पहली आकाशवाणी रोहतक वाली कब बनी भाई? 8 मई 1976। 8 मई 1976, 8 मई 1976 को बनी रोहतक वाली आकाशवाणी के अंदर। ठीक है बच्चों। दूसरी बनी थी कुरुक्षेत्र में 24 जून 1991, 24 जून 1991 कुरुक्षेत्र। और लास्ट आकाशवाणी कहां पर बनी थी आपकी? हिसार में 26 जनवरी 1999, हिसार 26 जनवरी 1999। ठीक है बच्चों, पहली इंपॉर्टेंट है रोहतक की। इसके अलावा बात करें दूरदर्शन केंद्र केवल एक से, दूरदर्शन केवल केंद्र एक है, वो कहां पर? हिसार में। किसने बनाया था? स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने। सुषमा स्वराज जी के बारे में आज जो विदेश मंत्रालय का नाम किसके ऊपर रख दिया? सुषमा स्वराज के ऊपर। अंबाला के बस स्टैंड का नाम बदल के किसे रख दिया? सुषमा स्वराज के ऊपर। तो सुषमा स्वराज 1999 से 2003 में जब किसकी गवर्नमेंट थी? भाजपा की गवर्नमेंट थी, तब 1 नवंबर 2002 को, 1 नवंबर हरियाणा दिवस पर 2002 को आप वो हिसार में दूरदर्शन केंद्र खोला गया, हिसार में दूरदर्शन केंद्र खोला गया भाई। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दी मैंने। और मैं बात करूं पहली हमारी दूरदर्शन की जो हमारी दूरदर्शन पे प्लेबैक करती है, दूरदर्शन के बारे में कुछ बताती थी, तो दूरदर्शन की जो महिला थी पहली, वो थी कमला शर्मा जींद। दूरदर्शन की पहली महिला थी कमला शर्मा जींद, जो दूरदर्शन पे प्रसारण वगैरह करती थी। परंतु हरियाणा की लता मंगेशकर बोलो तो हरियाणा की लता मंगेशकर है मोनिका सोनी, टाइटल मिला हुआ मोनिका सोनी रेवाड़ी, मोनिका सोनी रेवाड़ी। एक बात और बच्चों, जो विकिपीडिया के आपको पेज दे रहा हूं उसमें भी अगर कोई करंट अफेयर हो तो 2017-18 का होगा, तो उस 2017-18 के करंट अफेयर को नहीं पढ़ना है। जो लेटेस्ट करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ा दिया उनको पढ़ना है। या सिंपल बात ये सुनो, जो मैं बोल रहा हूं ना उन्हीं को पीडीएफ से देखना है, और चीजें नहीं देखनी है। और चीजें जो कुछ एक्स्ट्रा हो तो देख लेना, पास्ट हो देख लेना, पर करंट नहीं देखना है। ठीक है, अब मैं कुछ पत्रकारिताओं की बात करता हूं। पत्रकारिता हरियाणा में कौन सी? देखो मैं नाम बोल लूंगा, उन नाम को सुन के कोरिलेट करना है, और कोरिलेट करके ही क्वेश्चन निकलेंगे। उतना टाइम आपका लगाऊंगा जितना आप पढ़ने में, रिवाइज करने में लगाते हो, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। जैसे मैं बात करूं, बाबू कन्हैयालाल सिंह थे, बाबू कन्हैयालाल सिंह थे, उन्होंने 1889 में बाबू कन्हैयालाल सिंह ने निकाला जाट समाचार। कहां से निकाला जाट समाचार भाई? गुरुग्राम से। परंतु यहीं पर याद रखो, जाट गजट आ जाए, जाट गजट आ जाए, वो इस कन्हैयालाल का नहीं था, बाबू कन्हैयालाल का, वो किसका था? छोटू राम जी का, 1916 में। जाट गजट आ जाए छोटू राम जी का 1916 में, परंतु जाट समाचार आ जाए तो बाबू कन्हैयालाल सिंह, बाबू कन्हैयालाल सिंह था बच्चों। बात समझ आ गई नहीं? ये गुरुग्राम से था जाट समाचार, और ये 1916 में जाट जो था ये आपका रोहतक से था बच्चों। ठीक है, बात समझ आ गई। इसके बाद मैं कुछ पत्रिकाएं बताता हूं जो फेमस पत्रिकाएं, उनके स्थान कई बार पूछ लेते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे ज्योतिष मारतंड जो फेमस पत्रिका है वो आपकी गुरुग्राम से, गुरुग्राम। ठीक है, इसके अलावा बात करूं बच्चों, सावधान हो जाओ भाई, महात्मा गांधी आ रहे हैं, सावधान हो जाओ। महात्मा गांधी भिवानी आए थे ना, तो सावधान कहां पर हो जाओ? अभी भिवानी में, सावधान कहां पर हो जाओ? भिवानी में। ठीक है बच्चों, ब्राह्मण समाचार कहां पर? जगाधरी पर भाई। ब्राह्मण समाचार, सरस्वती नदी है ना वहां पर, यमुना नदी, तो वहां से भाई ब्राह्मण कल्चर जगाधरी। ठीक है बच्चों, सावधान हो जाओ। उदिच्य देखो, ब्राह्मण समाचार आ जाए तो कहां पर? जगाधरी, परंतु उदिच्य ब्राह्मण आ जाए तो ये आपकी कहां से बच्चों? करनाल। करनाल में वैसे भी ब्राह्मण बाहुल्य सीट है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बच्चों। ये कुछ 3-4 मैंने आपको क्या बताई पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैं बात करता हूं कुछ पत्रिकाएं और उनके संपादक। ये सारे नहीं, सारे भी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये तो वो पॉइंट है जो विकिपीडिया में लिखे, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, इनको सुन लोगे काफी रहेगा। जो बात मैं लिखवाऊंगा कंसेप्ट वो लिखना है, औरों को ध्यान से सुन लो और कीवर्ड लिखते जाओ। कीवर्ड लिखो, पूरी लाइन नहीं लिखनी है। जैसे मैं बोलूं पत्रिका और संपादक की बात करता हूं आपको, तो भक्ति पत्रिकाएं हैं, उसकी संपादक है सूरदेवी। भक्ति पत्रिकाएं कौन है? सूरदेवी। मेड प्रभाकर पत्रिका के संपादक है नानूराम शर्मा। कौन है? मेड प्रभाकर के नानूराम शर्मा। इनमें दोनों में से, तीनों में से इंपॉर्टेंट है अहीर हितैषी। अभी तक जो बोली उनमें अहीर हितैषी, राव गणेशी लाल, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, राव गणेशी लाल। अहीर हितैषी पत्रिका रेवाड़ी से, उनके संपादक कौन है? राव गणेशी लाल। आगे बात सुन में, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब मैं बोलूं हरियाणा की जो विभाग है, हरियाणा विभाग की 2 पत्रिकाएं हैं। हरियाणा विभाग की 2 पत्रिकाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट। इनमें सप्तसिंधु व जन साहित्य। हरियाणा भाषा विभाग की 2 पत्रिकाएं, हरियाणा भाषा विभाग की 2 पत्रिकाएं, हरियाणा भाषा की सप्तसिंधु वह जन साहित्य। 2 पत्रिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सप्तसिंधु व जन साहित्य। ठीक है, इसके अलावा मैं गवर्नमेंट की पत्रिकाएं बता रहा हूं। हरियाणा भाषा विभाग की 2 होगी, सप्तसिंधु व जन साहित्य। गवर्नमेंट की पत्रिकाओं को फोकस करो। विभाग और गवर्नमेंट का नाम, गवर्नमेंट पत्रिका का नाम बता रहे हो, क्वेश्चन इन पे पक्का आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। जैसे सूचना व जनसंपर्क विभाग। एक तो देखो सदन संदेश अपनी विधानसभा से निकली है, विधानसभा से मासिक पत्रिका कौन सी निकली? सदन संदेश, क्योंकि अपना विधानसभा का सदन हुआ ना, इससे निकली सदन संदेश। अब मैं लिखो लोक संपर्क विभाग, जो सूचना विभाग है, लोक संपर्क विभाग की हरियाणा संवाद बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है। ठीक है बच्चों, हरियाणा संवाद। उर्दू साहित्य की जमुना तट, हरियाणा उर्दू साहित्य की जमुना तट बच्चों। पंजाबी की शब्द बूंद, लोक संपर्क विभाग की हरियाणा संवाद। ठीक है बच्चों, इसके अलावा मैं बात करूं कृषि विभाग की। कृषि विभाग हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ना हिसार में, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में है, तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की हरियाणा खेती। हरियाणा देखो 2 बातों, प्रभा संस्कृति फैलाएगी। ठीक है बच्चों, और जो है हमारी प्रभा संस्कृति फैलाएगी, और जो साहित्य है वो गंध फैलाएगा। साहित्य गंध जो गंध नहीं होता बच्चों, गंध जो आपकी कमल की और इनके पुष्प की गंध होती है, सुगंध। ठीक है, तो संस्कृत की जो है हरियाणा संस्कृति की अकेडमी की, तो वो हरि प्रभा, और हरियाणा साहित्य जो है वो है हरिगंधा। ध्यान रखो, हरिगंधा। तो साहित्य की गंध होती है, साहित्य की खुशबू होती है, और संस्कृति की प्रभा होती है। संस्कृति की प्रभा बिखेरी जाती है और साहित्य की गंध दूर दूर तक फैलती है। तो हरिगंधा साहित्य की, हरियाणा साहित्य अकेडमी की, और हरि प्रभा हरियाणा संस्कृति अकेडमी की। ठीक है बच्चों, ये मैंने क्या बताया, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी पत्रिकाएं थी। इसके अलावा कुछ पत्रिकाएं और हैं। देखो मैंने ध्यान से आपकी बार बार बोलूंगा और रिविजन में हो जाएंगे। मैंने बताई थी ज्योतिष मारतंड, ज्योतिष मारतंड कहां से? गुरुग्राम से। परंतु ज्योतिष समाचार पत्र आ जाए खाली ज्योतिष समाचार पत्र, पंडित प्रहलाद शर्मा, खाली ज्योतिष समाचार पत्र आ जाए, खाली ज्योतिष समाचार पत्र रेवाड़ी से, पंडित प्रहलाद शर्मा ने, बहुत इंपॉर्टेंट, पंडित प्रहलाद शर्मा ने, ये पहला। ठीक है बच्चों, वो ज्योतिष मारतंड पत्रिका थी, ये ज्योतिष समाचार पत्र है। इसके अलावा बात करूं बच्चों, झज्जर से थे श्रीराम शर्मा, उन्होंने 1929 में झज्जर के श्रीराम शर्मा, ये क्रांतिकारी भी रहे हैं, बहुत बड़े लेखक भी रहे हैं श्रीराम शर्मा, झज्जर वाले। श्रीराम शर्मा ने निकाली थी हरियाणा तिलक। कौन सी बच्चों? हरियाणा तिलक। श्रीराम शर्मा जी ने हरियाणा तिलक। क्लियर? इंपॉर्टेंट बात भाई। नेकीराम शर्मा जिनको हरियाणा केसरी भी कहते हैं, नेकीराम शर्मा ने 1930 में, अब की बात किसकी बात कर रहे हैं? नेकीराम शर्मा कहाँ के थे? भिवानी के, केलंगा गांव भिवानी। नेकीराम शर्मा, इन्होंने निकाला संदेश समाचार पत्र। कंफ्यूज मत होना, पहले भी बता रहा हूं, संदेश आ जाए तो नेकीराम शर्मा का। जिनकी उपाधि क्या है? इनकी उपाधि हरियाणा केसरी है। उपाधि क्या है इनकी? हरियाणा केसरी है। परंतु मैंने बताया इनकी पत्रिका का नाम क्या? संदेश है। क्या नाम पत्रिका का? संदेश। और एक और बात बताऊं, हरियाणा केसरी एक पत्रिका भी है।
हरियाणा केसरी एक पत्रिका भी है, वो पत्रिका जो है वो निकाली थी बनारसी दास गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता। तो देखो 3 पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ से। क्या क्या? नेकीराम शर्मा की तो उपाधि है हरियाणा केसरी, परंतु नेकीराम शर्मा जो केलंगा भिवानी से थे, उन्होंने 1930 में संदेश नामक समाचार पत्र निकाला, और जो उनकी उपाधि थी उन पे किताब लिख रही है, उसका नाम क्या? हरियाणा केसरी। जो पत्रिका है वो किसने निकाली? बनारसी दास गुप्ता ने। बात समझ आ गई नहीं आ गई? अरे एक मैंने बताई थी सदन संदेश, सदन संदेश अपनी नई पत्रिका निकाली किसने? विधानसभा ने। क्लियर टू यू? ये नोट क्लियर बच्चों? ठीक है। एक और यहां से आ जाए, हरियाणा संदेश भी एक पत्रिका है। हरियाणा संदेश, देखो हरियाणा संदेश ये महेश चंद्र ने निकाली है, महेश चंद्र। तो 3 होगी संदेश से रिलेटेड। खाली संदेश आ जाए नेकीराम शर्मा, कंफ्यूजन दूर करनी है हमने। खाली संदेश आ जाए नेकीराम शर्मा, हरियाणा संदेश आ जाए महेश चंद्र शर्मा, और सदन संदेश आ जाए तो हरियाणा विधानसभा की, सदन संदेश हरियाणा विधानसभा की मासिक पत्रिका। तो क्लियर होगी कहानी। और हरियाणा केसरी उपाधि आ जाए तो पंडित नेकीराम शर्मा की, परंतु हरियाणा केसरी पत्रिका आ जाए तो बनारसी दास गुप्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके सामने अभी क्या करी, डिस्कस किए। ठीक है बच्चों, अब मैं बात करता हूं, इसको रब कर दूं। लाला हरदेव जो अंबाला वाले थे, लाला हरदेव, उन्होंने निकाली ग्राम सेवक। सेवक आ जाए या ग्राम सेवक आ जाए, दोनों किसकी है? ये लाला हरदेव की, और ये आजादी से पहले की पत्रिका है, आजादी से पहले की पत्रिका। तो सेवक आ जाए या ग्राम सेवक आ जाए, सेवक आ जाए या ग्राम सेवक आ जाए, दोनों किसकी? लाला हरदेव की। कहां पर है लाला हरदेव जी? अंबाला वाले लाला हरदेव। बात सुनने आ गई नहीं आ गई भाई? क्लियर? अंबाला से एक और निकलती है विश्वव्यापी सनातन धर्म। विश्वव्यापी सनातन धर्म भी कहां से निकलती है? अंबाला से। विश्वव्यापी सनातन धर्म भी कहां से निकलती है? अंबाला से। तो ग्राम सेवक दोनों कहां से? अंबाला से। विश्वव्यापी सनातन धर्म भी कहां से बच्चों? अंबाला से। ठीक है। सफीदों की जो पत्रिका वो भी बहुत फेमस है। सफीदों से पत्रिका निकलती कायाकल्प, सफीदों से जो पत्रिका निकलती वो निकलती कायाकल्प। सफीदों की पत्रिका कायाकल्प भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता दिया मैंने। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक इसार की है, इसार की प्यारे लाल का रंगीला मुसाफिर भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। प्यारे लाल जी हैं, प्यारे लाल जी व्यंग्यात्मक कथाएं, व्यंग्यात्मक में लिखते हैं प्यारे लाल का रंगीला मुसाफिर, प्यारे लाल का रंगीला मुसाफिर, व्यंग्यात्मक है भाई ये, प्यारे लाल का रंगीला मुसाफिर व्यंग्यात्मक। और इसार की एक मासिक पत्रिका, इसार से, और एक मासिक पत्रिका अमर ज्योति, इसार की मासिक पत्रिका अमर ज्योति। तो इसमें प्यारे लाल का रंगीला मुसाफिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीडो से काया पलक भी इंपॉर्टेंट है। सेवक और ग्राम सेवक अंबाला की हरदेव की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने बता दिया। संदेश आ जाए तो नेकीराम शर्मा की 1930 में, परंतु हरियाणा संदेश आ जाए सेठ महेश चंद्र की। ठीक है, और सदन संदेश आ जाए तो विधानसभा की मासिक पत्रिका। ठीक है, हरियाणा केसरी उपाधि नेकीराम शर्मा की, परंतु हरियाणा केसरी पत्रिका बनारसी दास गुप्ता की। क्लियर टू यू? बनारसी दास गुप्ता ने वो 1958 में निकाली थी, 1958 में निकाली थी वो हरियाणा केसरी। बनारसी दास गुप्ता ने 1958 में, आज़ादी के बाद। ये पहले वाली जो पढ़ी हमने, आज़ादी से पहले की पत्रिका थी। ठीक है बच्चों। इसके बाद करता हूं, आत्माराम जैन ने, आत्माराम जो जैन थे विजयानंद अंबाला से, आत्माराम जैन ने पत्रिका निकाली विजयानंद। तो अंबाला की 3 होगी भाई अपने पास, एक तो विश्वव्यापी सनातन धर्म, एक ग्राम सेवक और सेवक, और तीसरी कौन सी? आत्माराम जैन की विजयानंद, आत्माराम जैन की विजयानंद, विजयानंद पत्रिका है। पुस्तक बहुत है, तो एक लेक्चर में एक बार, फिर एक 3-4 लेक्चर दूंगा पत्र पत्रिकाओं के। आज कुछ कराऊंगा, फिर इसमें कुछ आभूषण और चौथी चीजें और इंपॉर्टेंट वो भी कराऊंगा। ठीक है बच्चों। अब मैं आता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। हरियाणा जो है, ये सारी विकिपीडिया के प्रिंट आपको मिल जाएंगे। हरियाणा का पहले हिंदी समाचार पत्र, देखो हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र वो था जैन प्रकाश। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र था जैन प्रकाश, 1985 में पहला समाचार पत्र हिंदी का जैन प्रकाश। और इसके संपादक थे जियालाल जैन। कौन थे संपादक? जियालाल जैन। तो पहला हिंदी का समाचार पत्र भाई। और देशव्यापी समाचार पत्र पूछे बच्चा, देश में भाई पूरी, ये तो हरियाणा की माटी के लिए हो गया। देश में जो फैला था समाचार पत्र वो हरिभूमि। हरिभूमि कहां से बच्चों? रोहतक से, जो भी मन्नू जी है उनका है हरिभूमि।
अभिमन्यु जो अपने पहले मंत्री थे उनका, अभिमन्यु जी का। तो पहला समाचार पत्र आज जैन प्रकार 1985 में और संपादक कौन थे? जियालाल जैन। राष्ट्रीय स्तर का जो समाचार पत्र था वो कौन सा था? हरिभूमि 1950। ठीक है बच्चों, हरिभूमि कब से निकाला गया भाई? 5 सितंबर 1996 से। 5 सितंबर 1996 से। कौन भी बता दिया मैंने आपके? अभिमन्यु जी, कैप्टन अभिमन्यु जी। ठीक है। डॉक्टर श्याम सखा श्याम की एक पत्रिका निकलती मासिका गच। डॉक्टर श्याम सखा श्याम भी बहुत अच्छे राइटर हैं, उनकी निकलती है मासिका गच। डॉक्टर श्याम सखा श्याम, श्याम सखा श्याम, मासिका गच, मासिका गच बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है भाई ये भी। ठीक है बच्चों, ये मैंने कुछ पत्रिकाएं बताई, इसके अलावा हरियाणा का भाषा व साहित्य बचा हुआ, क्योंकि सारी एक दिन कराऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हरियाणा का भाषा व साहित्य एक दिन कराऊंगा, हरियाणा का हिंदी साहित्य एक दिन कराऊंगा। अब जो है हम कुछ और टॉपिक कर लेते जो हमारे पहले हुए थे, जो हमने कर लिए थे उनको क्विक रिवीजन करना। जैसे मैंने आभूषण आपको बता दिए थे, कुछ आभूषण बच गए थे, वो नॉर्मल अभी बता रहा हूँ, 5 मिनट का टॉपिक है खाली, कुछ नहीं है। जैसे मैंने झालरा बताया था, खुशी का प्रतीक, आभूषण टॉपिक आ गया। अब आभूषण, झालरा किसका बताया था? खुशी का प्रतीक। इसके अलावा कुछ तो तुमने खुद अंदाजा लगाना, जैसे असली, असली, कंठी, मटरमाला। असली क्या है? जो असली हड्डी होती है इसके बचाव के लिए गले में, जंजीर, मंगलसूत्र, रानी हार, ये सारे किसके हैं बच्चों? गले के और वक्स के। जो गले में होगा, क्योंकि हरियाणा में ये नहीं कि गले में चैन चैन, गले और छाती तक आते हैं, तो गला ऑप्शन में ना हो तो वक्स भी लगा सकते हो, भाई छाती भी लगा सकते हो। जैसे कंठी बोला, कंठी, मटरमाला, कंठी, मटरमाला, असली की हड्डी गले के। हाथ के बताए अंगूठी, इंपॉर्टेंट हाथ वाला में तो तुम्हें ना समझ में आओ, अरसी और पोची। अरसी उंगली को बोलते अरसी और पोची। पोची देखो, जो अपने यहाँ पे जो लोकल है वो जानते हैं, जो जाटलैंड है अपनी रोहतक, हिसार, सोनीपत में, उनमें राखी को पोची कहते हैं। राखी को क्या कहते हैं? पोची। इसमें हमारे टीचर एक कहावत भी सुनाया करते, बोले बहना तेरी पोची तो पहुंची, पर तेरी पोची मेरे पोचे थी नहीं पोची, तो फिर भी तेरी पोची पोच के बिगड़े थी पोची। नहीं सुन पाया ना? क्योंकि बहना तेरी पोची, जो तेरी राखी तो पहुंची मतलब मेरे पास आई, परंतु तेरी राखी पहुंचने के बाद भी मेरे पोचे थी नहीं पोची। तो पोची वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि हरियाणा में जो कलाई को पोचा कहते हैं, कलाई को पोचा कहते हैं, कलाई को क्या कहते हैं? पोचा, लोकल भाषा में। इसीलिए कलाई पे बांधने वाली राखी को क्या कहते हैं? पोची। और वो वर्ड है पहुंची, पहुंचना। इसलिए कहावत बनाई थी हमारे सर ने कि बहना तेरी पोची तो पहुंची, पर तेरी पोची पहुंच के भी मेरे पोचे थी नहीं पोची। ठीक है। कौन सा अलंकार है इसमें? अनुप्रास अलंकार। ठीक है। आरसी, पोची, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है। कड़ी नेवरी, टाडिया, टाडिया और इंपॉर्टेंट है। टाडिया किसका भाई? हाथ का। टाडिया, टाडिया हाथ का। टाडिया किसका? हाथ का। पछेली, कोई भी चीज हो ना, पछेली, जिसके पीछे पीछे घुंघरू लटके हो उसको क्या कहते हैं? पछेली। पछेली कलाई के पीछे भी हो उसके पछेली, कछेली जो अपना घुटना हो उसके पीछे भी पछेली हो उसके है। ठीक है। जो अपना टखना हो है, पंजे हो, उसके पीछे पछेली हो उसके है। पांव के आभूषण मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए थे। बाकड़े, पांव के बाकड़े, बाकड़े, बाकड़े किसके? पंजों के बताए थे ना, बाकड़े। और टखनों के झालरा, झांझने, झालरा, झांझन, रमजोल बताए थे ना बच्चों, ये किसके? टखने के। इनमें से मैंने बताया था झालरा को या झांझन को क्या मानते हैं? झांझन को गति का प्रतीक क्यों मानते हैं? झालर को, झांझन को गति का प्रतीक, सॉरी झालरा, झालरा नहीं, झांझन, झांझन, रमजोल, झांझन को मानते गति का प्रतीक। और झालरा जो होता है, जो गले का होता है, इसको बोलते खुशियों का प्रतीक। ये इंपॉर्टेंट नई चीजें बताई है मैंने। खुशियों का प्रतीक किसको? झालरा को। और झांझन को किसका? गति का प्रतीक। ये मैंने पढ़ाई भी थी तुम्हें। रमजोल भी किसकी है? टकनों की। रमजोल भी किसकी है? टकनों की। बाकड़े, बाकड़े किसके? पंजों के। ठीक है। इसके अलावा छैलकड़े, छैलकड़े किसके भाई? छैलकड़े भी टखनों के, टखनों के, टखने के। ठीक है बच्चों। इसके अलावा बिंदी, छाछ, छाछ आ जाए सिर का, माथे का, छाछ माथे का। माथे पे बोरला, राजस्थानी है बोरला, माथे पर राजस्थानी बोरला। टिक्की बिंदी माथे की, टिक्की बिंदी किसकी? माथे की। ठीक है बच्चों। कानों के आभूषण देखो, बाकड़े और छैलकड़े पैरों की हो गए, डाडे,
ध्यान में ये कंफ्यूज हो जाओगे इनमें से। बोले बाकड़े छेलकड़े पैरों के, बाकड़े छेलकड़े किसके? पैरों के। डाडे आ जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने, डाडे और डेडे, डाडे और डेडे किसके बच्चों? कानों के। डाडे डेडे किसके? कानों के। बुजनी, बुजनी माथे की भी हो सकती है, कानों की भी। बुजनी कानों के लिए ज्यादा यूज होती है, माथे की भी हो सकती है। इसके अलावा नाक के बोलो लोंग, लोंग, कोका, लोंग, कोका, नथ, पुरली, बेसर। मैंने वो तो पहले पढ़ा दिया जो विकिपीडिया में नहीं है, और जो विकिपीडिया में वो बता रहा हूं आज। लोंग, लोंग वो छोटी सी होती। कोका, हरियाणा में जो तिल्ली डाली जाती है उसे कोका बोलते हैं, नाक में जो तिल्ली जाती है उसे कोका बोलते हैं। लोंग, कोका, नथ उतारना, नथ उतारना सुना होगा, नथ उतारना, नथ, पुरली, बेसर, ये सारे किसके? नाक के। एक बार सुन लो कि गलत नहीं होगा। लोंग, कोका, नथ, पुरली, बेसर, सारे किसके? नाक के। पता नहीं यूट्यूबर टीचरों ने आभूषण आभूषण पे 1 घंटा दे रखे, क्यों भाई? 2 बार सुनाओ, समझा दो के हैं, क्लियर हो जाए कहानी। लोंग, कोका, नथ, पुरली, बेसर किसके भाई? नाक के। ठीक है बेटो, मैंने बताया था तांगा, तागा, बोरला, छाछ किसके? माथे के। तांगा, बोरला, छाछ किसके? माथे के। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए। इसके अलावा मटर माला और मोहन माला किसकी भाई? गले की। गजरा, गजरा होता है कलाई पे, गजरा किस पे? कलाई पे। पल्लू बताया था ना, पल्लू किसका? पीछे का, कमर का। अनंत, अनंत सांप जैसी शेप का होता है अनंत, जो ये राजस्थानी ये पैर रहते हैं अनंत, बाजू पर। अनंत किस पर? बाजू पर। ये मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट आपके आभूषण। इसके अलावा वेशभूषा, देखो मैं सारी नहीं बता रहा वेशभूषा, अगला टॉपिक आपका वेशभूषा। सारी नहीं बता रहा वेशभूषा, वेशभूषा क्या बता रहा हूं? सारी तो आपको प्रिंट फॉर्म में मिल जाएगी। जिसको टॉपिक नहीं आता वो पीडीएफ को चेक कर लियो। मैं जो इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग से बाहर के होंगे उनको समझा रहा हूं। जैसे पगड़ी है बहुत सारी, तो उन पगड़ियों में बात करो। साफा जो पगड़ी है वो सैनिक रूप की पगड़ी। साफा पगड़ी किसे बोलोगे? सैनिक रूप की पगड़ी, सैनिक रूप की पगड़ी। हमारी लोकल जो पगड़ी को कहा जाता है उसे कहा जाता खंडवा। खंडवा, खंडवा होता मान सम्मान का प्रतीक, चौधर का प्रतीक, मान सम्मान चौधर का प्रतीक, खंडवा। सैनिक रूप की पगड़ी, जो लड़ाई झगड़े वगड़े कुछ होया करते तो सैनिक रूप में जो अपन मार कर जाते उन्हें क्या कहते? साफा। और जो चौधरपणे में पंचायत में जाया करते तो कौन सा होता? खंडवा। खंडवा। पाग, अपने यहाँ पे तो खंडवा है, राजस्थान में पाग। तो राजस्थानी कल्चर में क्या होता है? पाग, पाग। राजस्थानी कल्चर में राजपूत स्टाइल की पगड़ी को क्या बोलोगे? पाग। ठीक है बच्चों। और गांधी टोपी, जो अपनी जो सत्य और अहिंसा का प्रतीक है उसको बोलते हैं गांधी टोपी। कौन सी टोपी? गांधी टोपी भाई। इसके अलावा भाई खेस, सर्दियों में ओढ़ने के लिए क्या होता है? खेस। दुसाला, दुसाला व कंबल, कंबल तो सबको पता है। कंबल का दूसरा नाम हरियाणवी में लोकल नाम है दुसाला, है ना। और अग्नि शाल दुसान ने ओढ़ डाली मारे, कंबल तक भी पास नहीं, तू राजा की राज दुलारी। ठीक है, सुन रखा ना वो रागनी, तू राजा की राज दुलारी, मैं सिर्फ लंगोटे आड़ा सूं, शाल दुसाले ओढ़ डाली मारा, कंबल तक भी पास नहीं। दुसाला बढ़िया मखमली होता है दुसाला, सर्दी का बच्चों। ठीक है, कुर्ता कमीज सबने पताए हैं। कमरी, कमर पे पहनने के लिए होती थी कमरी, जो आप तो देखे होंगे पहले बूढ़े होया करते, बूढ़े जो अपने पैसे ऐसे नीचे छुपा कर रखा करते, वो थी उनकी कमरी। क्या करती बच्चों? कमरी। एक जैकेट होया करती अंगरखा, अंगरखा वे स्पेशली बढ़वा कमरी बढ़िया डिजाइन में बनाया करते ना, कमरी को बढ़िया डिजाइन में बनाया करते, तब उसको बोलते थे अंगरखा। पीडीएफ मिल जाएगी अंगरखा, तब बोलते थे कमरी को बढ़िया डिजाइन में करवाने के बाद अंगरखा। ठीक है बच्चों, अब मैं बात कर रहा हूं कुछ औरतों की वेशभूषा की। औरतों की कुछ वेशभूषा, औरता में भी बहुत सारी वेशभूषा है। तो औरता में ये जो ओढ़नी है कई डाल की है, तो परंतु हमें वो ओढ़नी इंपॉर्टेंट करनी है जो हमारे काम की। जैसे पीलिया, पीलिया एक विशेष प्रकार की ओढ़नी होती है, तो जो बच्चे के समय दी जाती है, बच्चे के समय दी जाती है, उसके ननिहाल से, बच्चे के ननिहाल से आती पीली, पीले कलर की। उसमें क्या होता है? लाल तो किनारे होते हैं चुंदड़ी के, और बीच में पीले रंग का थापा होता है। थापा बताया था ना मैंने, थापा विशेष प्रकार का थापा। मेहंदी के थापे भी लगते हैं, अलग अलग तरीके के थापे लगते हैं। थापा मैंने बताया था, एक तो भगवानों के लिए थापे लगते हैं, भगवान बनाए जाते हैं। ब्याह के टाइम पर ऐसे हाथ का थापा भी लगता है। और दूसरा मैंने बताया था, एक वर पक्ष की, जो वधु पक्ष की बड़ी बुजुर्ग महिला है, वो वर पक्ष के बड़े बुजुर्ग महिला को दान देते समय और विदा करते समय क्या लगाते हैं? थापा। तो ऐसा ही चूंदड़ी के अंदर बीच में क्या लगा होता है? थापा। उसे बोलते हैं पीलिया। क्या बोलते हैं? पीलिया। डिमाच,
डिमाच जो चुंदड़ी होती है, डिमाच जो ओढ़नी होती है, डिमाच चुंदड़ी बोलो या ओढ़नी, चुंदड़ी भी ओढ़नी का एक प्रतीक है। डिमाच जो ओढ़नी हो तो रेशमी ओढ़नी को बोलते हैं, रेशमी ओढ़नी को क्या बोलते हैं? दिमाच। ठीक है बच्चों। फुलकारी, फुलकारी एक विशेष प्रकार की कलाकारी होती है। फुलकारी ये कपड़ों पर दस्तकारी होती फुलकारी, ये पंजाब की होती है, पंजाब से फेमस है। तो फुलकारी की टाइप की ओढ़नी भी होती है पंजाबी कलाकारी की। और जो अपने यहाँ पर एक राजस्थानी कलाकारी की है लहरिया, लहरिया, लहरिया में कौन सी पत्ती है? बंदेज पत्ती, बंदेज पत्ती। तो बंदेज पत्ती की जो है वो कौन सी है? लहरिया। कौन से टच की? राजस्थानी टच की। और फुलकारी कौन से टच की? पंजाब टच की। ये सारी क्या है? ओढ़नी है भाई, क्या सारी की सारी ओढ़नी। इसके अलावा और भी है छामा, पीले पाट की ओढ़नी, और मैंने ओढ़नी दे रखी है परंतु इंपॉर्टेंट मैंने बता दी, डिमाच, फुलकारी, दुकानिया, दुकानिया भी एक टाइप की क्या बच्चों? ओढ़नी। इनके नाम देख लियो, खाली क्वेश्चन इस तरह से आओगा कि ये क्या है, ये वेशभूषा है, आभूषण है, क्या है? नाम बता दोगे कि क्या है? ये एक प्रकार की चूंदड़ी है। फुलकारी, पीलिया, डिमाच, दुकानिया, लहरिया। ठीक है। और लहरिया में कौन सी पत्ती? बंदेज। फुलकारी में कौन सी पत्ती? पंजाबी। बात समझाई नहीं? डिमाच। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं के। दामन भाई, दामन भी अलग अलग तरीके। एक तो पेपर में आ जा ले आ जाना, गुरकंडा की ले या खलाना ले, तो ले किसका प्रतीक है? दामन का। ठीक है। बोरडा, बोरडा भी किसका प्रतीक है? दामन का। वहां पर बोरडा आ जाए, कमीज है, ये चुंदड़ी है, क्या है? बोरडा आ जा, ले आ जा, ये क्या है? दामन है भाई। चांद तारा चुंदड़ी भी होती है, चांद तारे का दामन भी होता है। लहरिया चुंदड़ी भी होती है और लहरिया दामन भी होता है। लहरिया दामन कौन सी पत्ती का? बंदेज पत्ती का, राजस्थानी पत्ती का। बात समझ आ गई नहीं आ गई? खारा, खारा भी एक प्रकार का दामन है। तो मैंने पीडीएफ दे दूंगा, उन पीडीएफ को देख लियो, अभी मुझे सुन लो, बस सुन लो। अगर एक बार पीडीएफ में देख लोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सोल्व हो जाएगा। बच्चों की वेशभूषा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। एक तो जुगला टोपी, बच्चों के नाम जुगला टोपी, एक फरगल, एक जुगला टोपी, फरगल। जुगला टोपी जो है, कोई भी जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो कोई मिलने वाला जो होता है, चाहे उसके ननिहाल हो चाहे कोई भी हो, मिलने वाला जो कुछ वस्त्र लेके आता है ना छोटे बच्चे के लिए, उन वस्त्रों को बोलते हैं जुगला टोपी। ठीक है। नव जो बच्चा होता है, शिशु होता है, उसके लिए जो लेके आते हैं ना कपड़े, उनको जब हुआ बच्चा पैदा होता है तो उसके सम्मान के लिए लेके आते हैं, उन्हें बोलते हैं जुगला टोपी। फरगल क्या होता है? एक प्रकार का, जैसे बच्चा दूध वूध डालता है या कुछ डालता है तो उसको एक कपड़ा पहना देते हैं, लंबा सा होता था कि दूध वूध वहीं पर अटक जाए, वो सारे इस कपड़ों को खराब ना करे, उसे बोलते हैं फरगल। क्या बोलते हैं? फरगल। ठीक है बच्चों, जुगला टोपी हो गया, फरगल हो गया। कहानी क्लियर होगी बच्चों? ठीक है। ये मैंने कुछ बताई थी वेशभूषा। अब आ जाओ कुछ लोक नृत्य। लोक नृत्य मैंने बताया, ये आपका पूरा कंप्लीट होने के बाद आपकी बचेगी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जब कराएंगे साथ के साथ क्या आपके हरियाणा की भी होगी, साथ के साथ नेशनल की भी। पहले हरियाणा की कंप्लीट कर देंगे ताकि हमारे 25 नंबर कंप्लीट हो जाए, 25 नंबर में कोई डाउट ना हो, ताकि जब मैं 20 40 जो सेट बनाऊंगा, 40 सेट बनाऊंगा क्वेश्चनों के, उसमें से मेरे इस क्रैश कोर्स के एक भी बच्चे का एक क्वेश्चन भी हरियाणा गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन भी हरियाणा गलत हो गया तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। लिख के दे रहा हूं, एक महीने में लगभग सारा सिलेबस कवर करा दूंगा। वो आपके ऊपर, उस सिलेबस को आप कितना टाइम दे रहे हो, इसलिए भाई सांस फूल ले, तेज पढ़ाऊं हूं ना। तो एक एक टॉपिक एक टीचर एक घंटे में पढ़ाया करे, पर मैं तेज पढ़ा रहा हूं ताकि आपको पीडीएफ दे रहा अपनी पूरी विकिपीडिया की। लोगों ने तो अपनी बुक छुपवा ली, मैं अपनी बुक मार्केट में फ्री कर रहा हूं ताकि नाम की इज्जत तो रख लिया। कर्ण कौशिक, कर्ण महावीर दानी था, तो वो इतने दानी तो नहीं है पर कर्ण की तरह तर्ज पे तो चल पड़े, इसलिए मैंने अपनी बार की बुक नहीं छपवाई और अपडेटेड मटेरियल भी ना छपवाया ताकि बच्चों को दिया। क्योंकि बुक आती मार्केट में 300 रुपए की, 250 रुपए की आपको बेवजह कॉस्ट पड़ती। जिन्होंने यहाँ पर क्रैश कोर्स लिया है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, और उन बच्चों को क्या भाई मैंने बुक भी अपनी फोटो तरवा के दे दी है। ठीक है। और करंट अफेयर्स पढ़ाई दिया। लोक नृत्य के बारे में आ जाओ भाई। लोक नृत्य भाई, सारे लोक नृत्य के बारे में आपने पता, इंपॉर्टेंट भी तो कुछ तो नाम से निकाल देना। जैसे मैं बोलूं धमाल नृत्य, कौन सा नृत्य है? धमाल। धमाल ऑटोमेटिक पता लग जाए। वीर रस का नृत्य है, लोग खुशी में, खुशी के टाइम पर कौन सा नृत्य करते हैं? धमाल नृत्य करते हैं। धमाल नृत्य मोस्टली पुरुषों में किया जाता है। किसमें? पुरुषों में। मंजीरा नृत्य, मंजीरा अपना एक यहाँ पर वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? मंजीरा जो वाद्य यंत्र है वो धातु का बना हुआ है। किसका बना बच्चों? धातु का। तो धातु का वाद्य यंत्र बना हुआ है, तो धातु मिली होती है, उसको ऐसे करते हैं बजा के, तो उस बजा के धातु के यंत्र से मापने वाले उसको नृत्य को क्या कहते हैं? मंजीरा नृत्य। लूर नृत्य हरियाणा का प्राचीनतम नृत्य है।
लूर नृत्य रहना प्राचीन नृत्य है, फागुन के महीने में जनरली किया जाता है। लूर नृत्य मोस्टली महिलाओं द्वारा किया जाता है लूर नृत्य भाई, पर अब पुरुष भी भाग लेते हैं, परंतु लूर नृत्य मोस्टली महिलाओं द्वारा किया जाता है। छठी नृत्य, जब बच्चे की छठी होती है, जिस दिन उसका नामकरण होता है, छठी वाले दिन नामकरण होता है, कहते हैं बे माता उस दिन उसका नामकरण लिखती है, तो छठी के दिन, बच्चे की छठी के दिन जो नृत्य होता है उसे छठी नृत्य कहते हैं। डमरू नृत्य, भाई भगवान का भजन करते हुए, भगवान श्री शिव जी का भजन करते हुए डमरू नृत्य करते हैं। घोड़ी नृत्य, जब घोड़ी पर दूल्हा बैठता है तो उसकी उसमें खुशी के लिए वो नृत्य पहले घोड़ी से घोड़ी को नचाया करते, उसको क्या बोला करते, घोड़ी नृत्य। ठीक है बच्चों। तीज नृत्य, तीज के त्योहार पर नृत्य किया जाएगा। फागण का नृत्य फागण के महीने में होली दुल्हनडी के लिए किया जाएगा। ठीक है, मोस्टली पहले महिलाओं करते थे, महिला पुरुष दोनों करते हैं। खोड़िया बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने, पहले बता दिया था। खोड़िया जब बारात में जाते हैं, क्या जाते हैं, बारात में जाते हैं, तो महिलाएं पहले बारात में नहीं जाती थी, तो महिलाएं जो है वर वालों की एक्टिंग करती हैं। मूवी है ना वो दीदी तेरा देवर दीवाना में जो गाना है, हम आपके हैं कौन, हम आपके कौन में जो नृत्य है वो कौन सा नृत्य है, खोड़िया नृत्य। और उल्टा बताया था, खोड़िया तो ये खेड़ा जो होता है मृत्यु के समय, खेड़ा किसके समय, मृत्यु के समय नृत्य किया जाता है, खेड़ा। ठीक है बच्चों। रास नृत्य भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए किया जाता है रास नृत्य। रास नृत्य तो भगवान श्री कृष्ण के लिए। तांडव जो होता है वो शंकर के लिए। तांडव नृत्य किसके लिए, भगवान शंकर के लिए। भगवान शंकर के लिए कौन सा नृत्य बच्चों, तांडव। ठीक है। और एक लास्य नृत्य होता है प्रेम भाव के लिए। प्रेम भाव का प्रसारण करना हो तो लास्य नृत्य, और रुद्र रूप का करना हो तो तांडव नृत्य। रुद्र पकड़ना हो तो कौन सा बच्चों, तांडव नृत्य। रसिया नृत्य ये पलवल में किया जाता है। रसिया क्योंकि रासलीला रामलीला कहां पर होती, पलवल में। रासलीला कहां पर होती, पलवल में। ठीक है बच्चों। डफ नृत्य, ये नृत्य जो है डफ, ये मोस्टली हिमाचल प्रदेश का, परंतु हरियाणा में भी किया जाता है। ये श्रृंगार और वीर रस दोनों होते हैं डफ नृत्य में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा की एक बार झांकी निकली थी 1969 में। जब हरियाणा की झांकी निकली तो हरियाणा की झांकी में कौन सा नृत्य दिखाया गया, जो 26 जनवरी की परेड में, डफ नृत्य। वैसे नृत्य कहाँ का है, डफ ये हिमाचल प्रदेश का है। वीर और जो आपका श्रृंगार दोनों रस है इसमें, किसमें, डफ नृत्य में। बीन बांसुरी का नृत्य भाई पहले मैरिज के टाइम पे किया करते। घोड़ी नृत्य मैंने बता दिया। रतवाई नृत्य, रतवाई नृत्य इंपॉर्टेंट है, ये मेवाती क्षेत्र का नृत्य, खाली आता कौन क्षेत्र का नृत्य, ये मेवाती क्षेत्र का नृत्य रतवाई। ठीक है बच्चों, मेवाती क्षेत्र का नृत्य। खेड़ा नृत्य मैंने बताई दी। ठीक है। इसके अलावा सांग नृत्य जो सांग में के टाइम पे किया जाता है। गणगौर नृत्य ये हिसार सिरसा में प्रसिद्ध है, माता रानी पार्वती के लिए जो नृत्य किया जाता है। गुग्गा नृत्य ये भादवे महीने में किया जाता है, गुग्गा मेडी के समय, गुग्गा मेडी के लिए भी हिसार वगैरह इस क्षेत्र में ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, ये नृत्य हो गए। अब आ जाओ वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र में मैंने कुछ आपके नोट्स और बनाए हैं, वो नोट्स और आपको दे देता हूँ। वाद्य यंत्र के नोट्स इंपॉर्टेंट, पहले ये लिखो भाई, अब लिखो, जो लिखने के लिए बोलूंगा उनको लिखो। वैसे इनके पीडीएफ भी कोशिश करूंगा देने की, पर लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने स्पेशली बनाए हैं। ये नहीं है, किसी भी बुक में नहीं है पॉइंट जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो इनको लिख लो भाई। कॉपी पेन लेके बैठा करो सारे, आ जाओ लिख लो, कॉपी पेन लेके बैठो। वैसे मैं अपने टेक्निकल स्टाफ को बोल दूंगा कि वो भी इनको क्या कर ले भाई, अपने इनको पीडीएफ सी दे देगी बच्चों को, जो ये इंपॉर्टेंट, जो अदर देन विकिपीडिया है, जो विकिपीडिया में है वो तो है ही है, जो अदर देन विकिपीडिया है उनकी बात मैं कर रहा हूं। जैसे भाई 4 तरह के यंत्र होते हैं। तत्व, सुशिर, ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है। अवनद व धन, धन ये धन है, ये सारा धन, धन। तत्नत्य तारों वाला, तारों के माध्यम से संगीत हो, तार बजा के, जैसे भाई सारंगी, हारमोनियम, सुतार। ठीक है भाई, सितारा, ये सारे के हैं तत्वाद्य यंत्र, तारों वाले। सुशिर होता फूक मार के, सुशिर फूक मार के, वायु के माध्यम से, वायु के माध्यम से, जैसे अड़गोजा, अड़गोजा हरियाणा का इंपॉर्टेंट, अड़गोजा। बांसुरी ये किसके हैं, सुशिर। अवनद है भाई कोई मटका हो या कोई धातु, उसके ऊपर खाल चढ़ा के
वो खाल किसकी हो सकती है, किसी पशु की भी हो सकती है, पर जनरली पशु की यूज नहीं करते भाई, किसी चीज की, मटकी किसी भी चीज की हो सकती है खाल, जैसे ढोलक, जैसे क्या, ढोलक, जैसे ढोलक भाई, ठीक है। धन जो है बच्चों ये धातु का बना होता है, धातु का, जैसे मंजीरा, जैसे क्या, मंजीरा। पहले मैं उनको लिख देता हूं जो विकिपीडिया में नहीं है, ध्यान से लिख लो विकिपीडिया में। एक तो तंबूरा, ये पुराने, ये प्राचीनतम है, जो सरस्वती वगैरह किन संबंधित माना जाता है, तंबूरा, सरस्वती स्तुति के लिए तंबूरा। रावण हत्था, ये राजस्थान का फेमस है भाई, रावण हत्था, रावण हत्था राजस्थान में जो पाबू जी रामदेव जी की, इनके जो डोडे गाए जाते हैं वो रावण हत्था यंत्र लेके गाए जाते। पूछ सकता है रावण हत्था यंत्र, रावण हत्था यंत्र किस प्रकार का यंत्र भाई, तत्वाद्य यंत्र, तारों वाला रावण हत्था, ठीक है बच्चों। इसके लिए सुशीर में आ जाए सिंगी, सिंगी भाई, जो बांसुरी वगैरह में हल्की सी वो कर देते हैं, गट्टा कर देते हैं, हल्का होल कर देते हैं, उससे आता है सिंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगी। एक तासा, सिंगी, और कलारनेट, सॉरी कलारनेट, ये ईसाई जो अपना वेस्टर्न कल्चर उससे लिया गया है, इसको अपनी लोकल भाषा में नफीरी कहते हैं, नफीरी, कलारनेट, नफीरी, ये बैंड वगैरह में यूज होता है, बैंड वगैरह में। तो इंपॉर्टेंट हो गए सिंगी, कलारनेट, बांसुरी, अलगोजा, फूक मारने वाले, सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अलगोजा, बांसुरी, सिंगी, कलारनेट, तंबूरा, रावण हत्था। अवनद की बात करूं बच्चों में, मंजीरा, अपने यहाँ मंजीरा यूज होता है, सॉरी मंजीरा किसमें, धन में, मंजीरा, ठीक है बच्चों। मेटल वगैरह, कांसा पीतल की मेटल होती है, कांसा पीतल की मेटल। एक होता है ढोलकों में तासा, तासा ये कटोरे के आकार का होता है, कटोरे के आकार के ऊपर धातु वो चढ़ाई जाती है खाल, तो ढोलक और तासा, खाल चढ़ाने वाले अवनद। और इसमें कौन सा होगा, मंजीरा, मंजीरा, ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट भाई मंजीरा। इसके अलावा कुछ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अपने यहाँ फेमस जो हैं संगीतज्ञ भी हुए हैं, जैसे इंडिया में तो हम पढ़ते हैं ना, संतूर वादक पढ़ते हैं भाई, हारमोनियम वाले रवि शंकर चौरसिया, इनके नाम रवि प्रसाद, इनके नाम पढ़ते हैं ना, वो तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी कराऊंगा, वो इंडिया की जब कराऊंगा ना, गिला गिला हरियाणा के रिवाइज होंगे, परंतु अब किसकी कर रहे हैं, हरियाणा की। तो ये हो गया भाई, लिख लिए ना, अब समझ गए ना, तत्त, सुशीर, और ये अलगोजा, अलगोजा, बांसुरी, सिंगी, अलगोजा, बांसुरी, सिंगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, लिखो बच्चों इंपॉर्टेंट, इंडियन पॉइंट ऑफ, सॉरी इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूं, कुछ अपने यहां पर भी लिखो फेमस जो हुए हैं। सारंगी वादक, पहले सारंगी वादक लिख रहा हूं, सारंगी वादक कौन कौन फेमस हुए हैं, सारंगी वादक फेमस हुए, जीरे खां, पेपर में दो तरीके क्वेश्चन आएगा, जीरे खां का संबंध कहां से है, या जीरे खां किस क्षेत्र से, तो जीरे खां किस क्षेत्र से बच्चों, सूफी संत नहीं है, क्या है, संगीतज्ञ है, पानीपत के, सारंगी बजाते थे। इसके अलावा उस्ताद करीमुद्दीन, मैंने वे लिए हैं जिनका कुछ सिस्टम था, जिनके ऊपर कुछ कहानियां थी, उस्ताद कहानियां पेपर में नहीं आए, डायरेक्ट आ जाएंगे। उस्ताद करीमुद्दीन के थे, ये महाराजा पटियाला के दरबारी कवि थे, पटियाला के दरबारी कवि थे। और जो दीपचंद ब्राह्मण जो थानेसरी थे ना, थानेसरी, अहमद बख्श थानेसरी, अहमद बख्श थानेसरी, उनके सारंगी वादक थे ये। तो इंपॉर्टेंट था कौन भाई, उस्ताद करीमुद्दीन, थानेसर कुरुक्षेत्र से। नबीस खान, नबीस खान सोटी, सोटी सोनीपत के, नबीस खान सोटी सोनीपत के भाई, सोटी सोनीपत के नबीस खान, ये दीपचंद के सारंगी वादक थे। दीपचंद ब्राह्मण थे ना, बहुत फेमस, जो हरियाणा के शेक्सपियर जिनको कहते हैं, वो दीपचंद ब्राह्मण, नबीस खान सोटी उनके थे भाई, दीपचंद ब्राह्मण के, सोनीपत के। ये तीनों मैंने क्या बताया, नबीस खां सोटी वाले, ये भी सारंगी वादक, उस्ताद करीमुद्दीन थानेसर के, पटियाला घराने के वो भी थे, और जीरे खां पानीपत के। इसके अलावा आ जाओ भाई नगाड़ा वादक, नगाड़ा बड़े बड़े, उसको नगाड़ा वादक, प्रसिद्ध नगाड़ा वादक इतिहास में अकबर हुआ है, अकबर बहुत बड़ा बढ़िया नगाड़ा बजाता था। तो नगाड़ा जो बड़ा बड़ा देखते हो ना, बड़ा बड़ा ढोल सा होता है, उसको इस तरह बजाते हैं नगाड़ा। जब वो मुनादी करनी होती थी तो नगाड़ा वादक था धर्मचंद रोहतक का, धर्मचंद रोहतक। ऐसे तो 100 हैं, परंतु इंपॉर्टेंट कार्ड के निकाले हैं जिनके पीछे हिस्ट्री थी, ठीक है, जिनके पीछे हिस्ट्री थी। सुप्रसिद्ध ढोलक वादक भाई, अब सुप्रसिद्ध ढोलक वादक की बात कर रहा हूं, ढोलक, सुप्रसिद्ध ढोलक वादकों में प्यारे लाल हुए हैं भाई, एक तो प्यारे लाल थे ना रंगीला मुसाफिर वाले, ये प्यारे लाल अलग हैं। प्यारे लाल थे रोना सोनीपत के, रोना सोनीपत के। एक रोना सोनीपत के आगे आऊंगे मेहर सिंह फौजी,
मेहर सिंह फौजी, वो सांगी है मेहर सिंह फौजी, आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे जो कि मुद्दे पड़ गोली मारे जो बाव याद लुगाई, वो गा रखे उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, एक जुहूर मीर भी कहा के थे, जिला सोनीपत के, आकाशवाणी में गाया करते भजन वगैरह। जुहूर मीर जिला सोनीपत। ठीक है भाई, ये मैंने बताया किसके बताइए, संगीत के, वाद्य यंत्र के। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के अनुपम छटा सांग करेंगे, और साथ में इसके सांग करने के बाद क्या करें, फिल्मी हस्तियाँ भी करेंगे। तो 2 टॉपिक और इंपॉर्टेंट बच्चे होंगे। इसके अलावा मैंने कुछ और हरियाणा के लिख रखे हैं, वो भी आपको पढ़ाऊंगा। हरियाणा के इंपॉर्टेंट जो विकिपीडिया या किसी बुक में नहीं है, ये बता दिए। ये किसी भी बुक में देख लो, किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ये किसी भी बुक नहीं मिलेंगे। ये है तुम्हारे लिए निचोड़ जो है। ठीक है, इनके लिए बहुत बुक पढ़नी पड़ रही है। देखो ये मैं तुम्हें दिखाऊं, कम से कम भी इतनी सारी बुक पढ़नी पड़ रही है एक टॉपिक के लिए। तो मेहनत कर रहा हूं, उस मेहनत पे तुम भी अपनी मेहनत करो। ठीक है, एक टॉपिक के लिए करनी पड़ रही थी सारी बुक। मेहनत करो बच्चों, मेहनत। बस इनमें से देखो, पहली बात तो विकिपीडिया में से सारा आ लेगा, विकिपीडिया में ना आया तब इनमें से आ लेगा। पहली बात तो विकिपीडिया में सारा आ लेगा, नहीं आया 3 में से आ लेगा। ये 3-4 नंबर आप कोरों से क्या करेंगे, बेटर करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला जो अपने पास है ही अपने सारा अनुपम छटा सांग के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। पहली बात तो सांग के बारे में हम पढ़े तो सांग के बारे में भाई 3 चीज होती है, टेक, कली और तोड़। सांग कितने पार्टों का बना होता है, 3 पार्टों का। ये भी कहीं पे नहीं है, टेक, कली और तोड़। टेक भाई कोई भी रागनी होती है उसकी टेक होती है, कोई भी रागनी उसकी टेक होती है। जैसे भाई कोई भी तुम बोलो कि भाई ये थी अपनी जो था, कोई भी रागनी बोलोगे ना, पानी वाली या कुछ भी वाली, पानी वाली पानी पै दे क्यों ठाकर डोली, से टेक है इसकी। बीच में उसके क्या होते हैं, अंतरे। कली को क्या बोलते हैं, अंतरे। और लास्ट में क्या होता है, तोड़ जो होता है वो कहीं ना कहीं संदेश देने वाला होता है। टेक जो होती है संगीतबद्धता लेके आती है, कली जो होती है उसके अंतरे होती है। ठीक है बच्चों, और हमारे यहाँ पे चलो पहले तो मैं ना विकिपीडिया पढ़ा देता हूँ, फिर सारा एक साथ बता दूंगा ताकि विकिपीडिया का लिखना ना पड़े। विकिपीडिया का तुम्हारे पास है, फिर जो एक्स्ट्रा वो लिखवा दूंगा। ठीक है, ये तरीका बेस्ट रहेगा। टेक कली तोड़ दे वैसे बता दिया, अब सुनो ध्यान से, पहले विकिपीडिया बड़ा सारा सुन लो। सांगों की जड़ किससे बताई जाती है, हरिवंश पुराण से। विकिपीडिया में है ये, जो एक्स्ट्रा लिखवाना होगा जो बोल दूंगा। हरिवंश पुराण में बोलते हैं कि सांग वगैरह थे, और सांगों का पहला वर्ण 14वीं शताब्दी में मिलता है। राजा रतन सेन जो पद्मावत से रिलेटेड थे, राजा रतन सेन के बारे में कहता है कि सांगों के शौकीन थे और वहीं पर सांग सुनते थे। प्रथम जो बड़ा सांगी माना गया बच्चों, वो माना गया किशनलाल भट्ट को। किशनलाल भट्ट मेरठ वाले को हरियाणा प्रथम सांगी माना गया। इनकी कर्म भूमि, वैसे तो मेरठ से थे, कर्म भूमि कहाँ पर रही इनकी, रेवाड़ी। कर्म भूमि कहाँ रही इनकी, रेवाड़ी। इनके प्रसिद्ध सांगों में थे हीर रांझा, कौन से थे, हीर रांझा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बताऊं, फिर जो सांगी हुई उनमें से नाम आया अहमद बख्श थानेसरी का। अहमद बख्श थानेसरी था ना, मैंने पढ़ाया अभी, अहमद बख्श थानेसरी का सारंगी वादक कौन था, उस्ताद करीमुद्दीन, पता था ना अभी। तो अहमद बख्श थानेसरी, इन्होंने रामायण के ऊपर सांग रचा था। रामायण के ऊपर सांग रचने वाले कौन थे, अहमद बख्श थानेसरी। ठीक है बच्चों, और कौन सी भाषा में लिखा था, कोरवी भाषा में। पेपर में बैठा था रामायण के कौन सी भाषा में सांग रचा, इन्होंने कोरवी भाषा में। किसने, अहमद बख्श थानेसरी ने। अहमद बख्श थानेसरी, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार तो भाषा के ऊपर पूछ रखा है, एक किसके ऊपर पूछ रखा है, रामायण के ऊपर। ठीक है बच्चों, इसके बाद आया अली बख्श। अली बख्श जो थे ये हरियाणा के नहीं थे बच्चों, अली बख्श थे मंडावर राजस्थान अजमेर। तो इनका जो प्रसार रहा वो भी अपने राजस्थानी टच वाले जिले में, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इनमें रहा ज़्यादा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव में। ठीक है इनका, और इनमें इंपॉर्टेंट सॉन्ग है पद्मावत और कृष्ण लीला। ये वो पढ़ा रहा हूँ जो विकिपीडिया में पहले। ठीक है बच्चों, ये तो पश्चिमी हरियाणा से इनका संबंधित था। अगर मैं बात बताऊं, फिर इसके अलावा शंकरदास, नेतराम, दीपचंद अलग अलग ब्राह्मण हुए। एक नेतराम जी हमारे परिवार में से थे, वो इस्माइला गांव से, इस्माइला रोहतक से थे, हमारे बड़े परिवार में से ही। वो भजनी थे, उनके ऊपर एक मंडली में क्या हो गया था भाई, मंडली में कटाक्ष हो गया था, लोग भजन की बजाय सांग सुनने चले गए थे। तो उनका जो फिर उन्होंने सांग परंपरा अपना ली, और बहुत इंपॉर्टेंट सांग है उनका सिल्लो सेठानी जो है, सिल्लो सेठानी किनका, नेतराम इस्माइला रोहतक। मेरे गांव हमारे परिवार में से हमारे पूर्वजी थे, कौन, नेतराम जी। हमारी 4th-5वीं पीढ़ी में थे नेतराम जी, इस्माइला रोहतक से। ठीक है बच्चों, सिल्लो सेठानी ये दीपचंद के समकालीन थे नेतराम जी भी।
फिर एक फेमस जो है वो दीपचंद। दीपचंद कहाँ से? दीपचंद ब्राह्मण सेरी खांडा। दीपचंद ब्राह्मण कहाँ से? सेरी खांडा। सेरी खांडा कहाँ पर है? सोनीपत में। सेरी खांडा सोनीपत। सेरी खांडा की एक और सांगा है कोई, आजाद सिंह। आजाद सिंह भी सेरी खांडा ने ब्याह नहीं था, आया बहुत रागणी। आजाद सिंह भी सेरी खांडा सोनीपत से थे। दीपचंद के बारे में कहा जाता है इनको आधुनिक सांग का जनक, हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का कालिदास। परंतु हरियाणा के कालिदास में कई बार लक्ष्मीचंद लिखा, तो हरियाणा का कालिदास में दीपचंद ऑप्शन में दीपचंद लगा देना। कविता का कालिदास आ जाए, क्या आ जाए? कविता का कालिदास, तब लक्ष्मीचंद लगाना। ठीक है। दीपचंद के गुरु का नाम था छज्जूराम। क्या नाम था? छज्जूराम। ये भी एक कवि थे। ठीक है बच्चों। दीपचंद के जो स्टूडेंट थे, शिष्य थे, वो थे हरदेवा। कौन थे? हरदेवा। हरदेवा और बाजे भगत। बाजे भगत दीपचंद के शिष्य बोल सकते हो और देवा के शिष्य बोल सकते हो। दीपचंद कहाँ से? सेरी खांडा से। ठीक है बच्चों, आगे बात सुनो। इसके बाद भाई इन्होंने अपने सांगों को प्रसार प्रचार बहुत ज्यादा किया था दीपचंद ने। इन्होंने आर्मी में भर्ती करने के लिए लोगों को प्रेरित किया था, और इसके बाद फिर आर्मी में भर्ती बच्चे होने स्टार्ट हो गए दीपचंद की वजह से। हरदेवा बता दिया, हरदेवा इनके शिष्य थे। हरदेवा कहाँ से थे? गोरड। हरदेवा कहाँ से थे? गोरड के भाई। गोरड, ये गोरड भाई सोनीपत रोहतक के बॉर्डर पड़ता है। सोनीपत रोहतक में पड़ता है गोरड, सोनीपत रोहतक के बॉर्डर पे, गोरड रोहतक का। दीपचंद के शिष्य। बाजे भगत भी इनके शिष्य थे। बाजे भगत कहाँ के थे? सिसाना। बाजे भगत कहाँ के थे? सिसाना। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाजे भगत जो थे सिसाना वाले, ये दीपचंद और हरदेवा के शिष्य थे। दीपचंद का मेन शिष्य था हरदेवा। तो पेपर में दीपचंद का शिष्य पूछे, दीपचंद का बोल दो, हरदेवा हो तो हरदेवा का बोल दो, दोनों के शिष्य थे ये। दीपचंद हरदेवा बाद बाजे भगत सिसाना। परंतु एक मांगेराम होगा। क्या होगा? एक मांगेराम। मांगेराम जो थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मांगेराम शिष्य थे लक्ष्मीचंद के, परंतु ये लक्ष्मीचंद से 2 या 3 साल छोटे थे। फिर भी के शिष्य क्यों बोलते थे? क्योंकि इनकी लिखे हुए सांगों को मांगेराम जी ने गाया ज्यादा। ये भी सिसाना से थे। तो मांगेराम सिसाने वाला लक्ष्मीचंद का शिष्य है, और दीपचंद का शिष्य कौन भाई? बाजे भगत और हरदेवा। और लक्ष्मीचंद का जो गुरु था वो मानसिंह सैदपुर। मानसिंह सैदपुर सोनीपत। मानसिंह सैदपुर सोनीपत के। और भाई दीपचंद का जो गुरु था वो छज्जूराम। दीपचंद का गुरु छज्जूराम। छज्जूराम का शिष्य दीपचंद बहुत फेमस हुआ, हरियाणा का शेक्सपियर भाई। और मानसिंह सैदपुर सोनीपत वाले का शिष्य कौन हुआ? लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद का शिष्य मांगेराम। ठीक है। पूरी क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री भी बना दूंगा, उसकी कोई टेंशन मत लेना, लास्ट में एक हिस्ट्री बना दूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कहानी तुम्हें। लक्ष्मीचंद जाटी गांव सोनीपत का। ठीक है बच्चों, लक्ष्मीचंद जाटी गांव सोनीपत का। 1903 में जन्म हुआ, 1945 में मृत्यु हुई। ठीक है। इन्हें सूर्य कवि भाई हरियाणा का तानसेन, ठीक है, अनपढ़ कवि, संगीत का तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा, ये सारी उपाधियां किसको मिली? पंडित लक्ष्मीचंद को। परंतु इनके जो शिष्य बोलो लक्ष्मीचंद के, मांगेराम हो गया एक, तो एक मुसद्दीलाल। मुसद्दीलाल कहाँ का था? भिवानी का। मुसद्दीलाल भिवानी का बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। देवीदत्त था परावर रोहतक का। परावर रोहतक। इनको आधुनिक काल के गंधर्व माना गया। आधुनिक काल के गंधर्व, क्योंकि जो ये थे अपने लक्ष्मीचंद जी, इनको गंधर्व कहा गया। गंधर्व, जो गंधर्व क्या थे? बोलते हैं कि इनको शाप मिला था, लोक परंपरा है, इनको शाप मिला था स्वर्ग से। ये 42 मिनट लेट हो गए थे स्वर्ग में, सॉरी 42 सेकंड लेट हो गए थे स्वर्ग में, तो उनको शाप मिला था कि तू 42 साल तक नरक को भोगेगा। और ये शराब वगैरह पीते थे, उसके शराब पीने के बाद इनको उस पर छोड़ दिया जाता था, शाम के तख्त पे पूरी रात गाते रहते थे। उन्होंने वो बातें कह दी जो पहले उस टाइम पर नहीं हुई थी, और आज वो चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए इनको अवतार मानते थे, शापित अवतार, शापित गंधर्व। ये उपाधि भी शापित गंधर्व किसे कहा गया? लक्ष्मीचंद। तो उनके जो 3 चेले हैं, उनके 3 चेलों ने इनके सांगों को फैलाया। किसने? मांगेराम सिसाना वाले, मांगेराम सिसाना सोनीपत, मुसद्दीलाल भिवानी और देवीदत्त परावरिया। तो इन्हें आधुनिक काल के गंधर्व कहा गया है, क्योंकि वो पुराने काल का गंधर्व, ये कौन से काल के? आधुनिक काल के गंधर्व। ठीक है बच्चों। लक्ष्मीचंद के जो मोस्टली सांग थे किसने फैलाए? मांगेराम ने। ठीक है। सांगों में कुछ परंपराएं हैं, जैसे बारामासा, चौबाला, गमोड़ा। ये सांग स्टार्ट करने की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, बारामासा, चौबाला, गमोड़ा। ठीक है बच्चों। अब मैं आपके बारे में वो सांग करा रहा हूं जो सांग आप लोगों ने नहीं पढ़े, या सांगों के बारे में जो बात आपको नहीं पता है। ठीक, इसको रब कर रहे हैं तो विकिपीडिया की थी, अब एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ध्यान समझो भाई, सांगों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट।
यहाँ पे तो क्रोनोलॉजिकल बता रहा हूँ ताकि क्रोनोलॉजिकल में कोई दिक्कत नहीं आऊगी, क्रोनोलॉजिकल कौन के था। और यहाँ पर एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ। देखो रागणी, रागणी जो होती है सांगों की पत्नी कहा जाता है, राग की रानी, राग की रानी। राग होते थे ना बहुत सारे राग भाई, जो पुराने टाइम पे तानसेन वानसेन गाया करते, उनकी राग की रानी कहा रागणी को। अरे रागणियों को प्रस्तुत कर, नाटकीय रूप से प्रस्तुत करना, रागणियों को नाटकीय रूप से प्रस्तुत करना, नाटकीय रूप से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? सांग। ठीक है, वो मैंने बता दी थी भी, पहले राजा रतन सेन के दरबार में हुई और सबसे पहला किसका वर्णन मिलता है? हरिवंश पुराण में वर्णन मिलता है। ये मैंने टेक क्लियर तोड़ बता दिए। अब मैं बात करता हूं थानेश्वर, जो थानेश्वर था जी में कौन था? अहमद बख्श थानेश्वरी, अहमद बख्श थानेश्वरी। अब मैं बोलूं ध्यान से समझना, जो पहले 4 सोपान बोलूंगा, पहला सोपान, पहले सोपान में 4 सोपान, पहले सोपान में कौन हुए? अहमद बख्श थानेश्वरी, अहमद बख्श थानेश्वरी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इंपॉर्टेंट हरिदास उदासी, हरिदास उदासी। हरिदास उदासी कहां के थे भाई? ये थे आपके लाडवा कुरुक्षेत्र के। और अली बख्श, अली बख्श वैसे कहां के थे? राजस्थान के, परंतु कर्मभूमि की क्या रही? रेवाड़ी भी। ये सांग ने इस तरह निगाह करते, सांग के वैसे बताते रहा करते भाई सांग क्या है क्या नहीं है। और इसी कड़ी में एक थे किशन लाल, जिनको क्या माना गया है? सांगों का पहला सांगी माना, किशन लाल मेरठ वाले। अब ध्यान से सुनो, ये जो हरिदास उदासी थे मुहावरे वगैरह बोला करते, मुहावरे वगैरह को बातें क्या करते, उन्हीं से आगे क्या चले थे? सांग। पहले में तो क्रोनोलॉजिकल आ जा तो ये भैया आपके बोलो 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में ये हुए थे। इन 18वीं शताब्दी वालों ने अपने अलग अलग बताए। इसने अहमद बख्श थानेश्वरी ने रामायण के ऊपर लिखा, इसने कृष्ण लीला, कृष्ण लीला और पद्मावत के ऊपर लिखा। हरिदास उदासी ने मुहावरों के फॉर्मेट में कहा किशन लाल मेरठ वाले का लैला मजनू था, अरे हीर रांझा, लैला मजनू और हीर रांझा। चल लिख देता हूं, हीर रांझा, लैला मजनू किसका? लिख लो साथ में, किसका? किशन लाल मेरठ वाले का, किशन लाल मेरठ वाले का। अली बख्श का बता दी मैंने, अली बख्श का कौन सा भाई? अली बख्श का आपका वो कृष्ण लीला और पद्मावत, कृष्ण लीला और पद्मावत। हरिदास उदासी के मुहावरे, अहमद बख्श थानेश्वर की रामायण। ये थे पहले लेवल के सांगी भाई, जो पहले लेवल के सांगी थे। ठीक है, इसके बाद मैं करता हूं अगले लेवल के सांगी बच्चों, सेकंड लेवल के सांगी। अच्छा, अली बख्श की 1-2 और बातें लिख लो, अली बख्श के बारे में और लिख लो। अली बख्श के बारे में 1895 से लेकर 1845 से लेकर 1895 अली बख्श के बारे में आपकी कृष्ण लीला होगी। गुल बकावली, पेपर में आ जा, गुल बकावली, गुल बकावली। किसकी गुल बकावली? अली बख्श, अली बख्श की गुल बकावली, अली बख्श की गुल बकावली। लिख लिया भाई? ठीक है, दूसरे लेवल के सांगी में लिख लो, दूसरे लेवल के सांगी में लिखो भाई आपके दूसरे लेवल में दीपचंद, नेतराम, दीपचंद, नेतराम, शंकरदास, दीपचंद, नेतराम, शंकरदास, दीपचंद, नेतराम, शंकरदास। ठीक है, दीपचंद, नेतराम, शंकरदास। अच्छा, एक बात और बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, सांगों के टॉपिक कौन से होया करते? सांगों में अपने यहां पर जो फेमस सांग टॉपिक होया है वो होया है पिंगला भर्तरी, पिंगला भर्तरी। लोक कथाओं में भर्तरी और पिंगला, पिंगला उसकी भाभी थी, भर्तरी उसका देवर था, उनके विवाद को बताया है, उनके संबंधों के बारे में बताया पिंगला भर्तरी। एक गोपीचंद सांग, पिंगला भर्तरी, गोपीचंद सांग। ठीक है, और एक सांगी और हुए थे इनके टाइम पर, ताऊ सांगी, ताऊ सांगी हुए थे इनके टाइम पर। ये द्वितीय लेवल है, सेकंड लेवल, सेकंड लेवल। दीपचंद, नेतराम, शंकरदास और ताऊ सांगी। ताऊ सांगी का है रुक्मणी विवाह, ताऊ सांगी का क्या है? रुक्मणी विवाह। नेतराम का सिल्ला सेठानी, नेतराम का सिल्ला सेठानी, नेतराम का क्या? सिल्ला सेठानी, नेतराम का सिल्ला सेठानी। दीपचंद के आ जाओ, दीपचंद के सोरठ, सोरठ, ज्ञानी चोर, ज्ञानी चोर। गोपीचंद जो फेमस अपना गोपीचंद, ये सारे किसके हैं? दीपचंद ब्राह्मण के, हरियाणा के शेक्सपियर के,
आधुनिक सांग के जनक के प्रथम सांगी किशनलाल मेरठवाड़ा, परंतु आधुनिक सांग के जनक दीपचंद, सोरठ ज्ञानी चोर गोपीचंद, सोरठ ज्ञानी चोर गोपीचंद। इनकी रोहतक शैली थी। कौन सी शैली थी इनकी? रोहतक शैली थी। ठीक है बच्चों, रोहतक शैली थी इनकी इंपॉर्टेंट। द्रौपदी चीरहरण, द्रौपदी चीरहरण भी नहीं कहा, द्रौपदी चीरहरण ये भी बहुत फेमस हुआ था। तो दीपचंद कौन जो हो गए? सोरठ ज्ञानी चोर गोपीचंद द्रौपदी चीरहरण, दीपचंद सांगी के। नेतराम का शिला सेठानी। ठीक है बच्चों, रब कर दूं भाई ने, इन रब कर रहा हूं साथ के साथ। अली बख्श का गुलबकावली। अब मैं बात कर रहा हूं तीसरे लेवल के सांगी। तीसरे लेवल के जो सांगी हुए हैं उनमें हुए बाजे भगत, बाजे भगत, लक्ष्मीचंद, लक्ष्मीचंद बाजे भगत, देवी सिंह, देवी सिंह, ये हो गए तीसरे लेवल के सांगी, थर्ड सोपान, तीसरा सोपान। ठीक है बच्चों, अब मैं बात करता हूं देवी सिंह के सांगों के बारे में। इंपॉर्टेंट है देवी सिंह, देवी सिंह के सांगों के बारे में बच्चों। ढोला मारू, ढोला मारू जो थी इन्होंने लिखी 1928 में, ढोला मारू 1928 में। और इन्होंने दीपचंद के ज्ञानी चोर का भी प्रकाशन किया, दीपचंद के ज्ञानी चोर का प्रकाशन किया 1926 में। ज्ञानी चोर का 1926 में देवी सिंह ने, और ढोला मारू का 1928 में। तृतीय लेवल के सांगी थे भैया। और जो अपने लक्ष्मीचंद थे, इनका वहां के जर्नल में दो प्रकार की विधाएं बताइए, नौटंकी, दो प्रकार की विधाएं, नौटंकी और लैला मजनू, मकतब की यारी। ये दो है ना जो अंग्रेजी जर्नल में फेमस हुए थे, लैला मजनू, मकतब की यारी और नौटंकी। ये दो विधाएं थी, इनकी दो टाइप थी लक्ष्मीचंद की जी, नौटंकी और लैला मजनू की विधाएं। हमें कैसे पता लगा फेमस हुए थे? तो इनके बारे में है ना, इनके बारे में इंपॉर्टेंट जो है लक्ष्मीचंद के पूरे ज्ञान के बारे में दो पुस्तकों में लिखा हुआ है। एक पुस्तक तो लक्ष्मी नारायण शर्मा ने लिखी है, ये लक्ष्मीचंद नहीं है, एक राइटर थे लक्ष्मी नारायण शर्मा, उन्होंने पुस्तक लिखी रतन कोश। पेपर में आ जाएगा लक्ष्मीचंद के सांगों का वर्णन किसमें मिलता है। एक पुस्तक लक्ष्मी नारायण शर्मा की कौन सी पुस्तक? रतन कोश, उसमें लक्ष्मीचंद के सांगों का वर्णन मिलता है। लक्ष्मीचंद के सांगों की दो परंपरागत, नौटंकी और लैला मजनू की मकतब की यारी। दूसरी जो पुस्तक है वो लिखी थी पूर्णचंद शर्मा ने, पूर्णचंद शर्मा ने। इस पुस्तक में किसका मिलता है? हरियाणा। इस पुस्तक का नाम है लक्ष्मीचंद ग्रंथावली, लक्ष्मीचंद ग्रंथावली। और ये जो पुस्तक है हरियाणा साहित्य अकेडमी निकालती है। हरियाणा साहित्य अकेडमी में इसका प्रकाशन हुआ, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। हरियाणा साहित्य अकेडमी में इसका प्रकाशन हुआ है। कौन सी का? लक्ष्मीचंद ग्रंथावली। किसने लिखी है? पूर्णचंद शर्मा। इन दोनों पुस्तकों से लक्ष्मीचंद के सारे सांगों के बारे में पता लगता है। तीसरे लेवल के सांगी बाजे भगत, सिसाणा वाले, लक्ष्मीचंद। बात समझ आ गई नहीं आ गई? कहते हैं लक्ष्मीचंद के पास किस प्रकार का ज्ञान था। देखो जो ये शंकरदास थे ना, ये पुराणों पे भजन गाते थे, पौराणिक ज्ञान। तो लक्ष्मीचंद के पास इनका पौराणिक ज्ञान भी था। हीरादास उदासी के मुहावरे भी थे। ठीक है बच्चों, देवी सिंह के मुहावरे भी थे। तो सब कुछ था लक्ष्मीचंद के पास, सारी विधाओं का ज्ञान। उन्होंने 40-45 सांगों में सारे रूप दिखा रखे लक्ष्मीचंद जी ने। अच्छा, लक्ष्मीचंद के बारे में एग्जैक्ट डेट पूछ सकता है जन्म की, वो भी बता देता हूं। 15/7/1903, 15/7/1903 जन्म और 17/10/1945 मृत्यु। जाट्टी कला सोनीपत जन्म, जाट्टी कला सोनीपत। लक्ष्मीचंद कौशिक थे ये, लक्ष्मीचंद कौशिक। ठीक है, 15/7/1903, 17/10/1945 इनके बारे में कहावत भी है। ये अपने मरने का समय पहला बता गए थे, मरने का समय पहला बता गए थे। उनके पास एक वो सांग की लाइन है, 2 की साल महीना, 2 की साल महीना आसूज देगा काल दिखाई, 2 की साल महीना आसूज देगा काल दिखाई, शुक्ल पक्ष तिथि ग्यास लई सुर्ग की राही। समझो ध्यान से, 2 की साल महीना, साल पूरा होने में 2 महीने रह जाएंगे।
तो मतलब कौन सा महीना, अक्टूबर। 2 की साल महीना। आसूज का मंथ, आसूज में अक्टूबर होता है। आसूज देगा काल दिखाई, आसूज में मेरा क्या होगा, काल होगा, मेरी मृत्यु होगी। शुक्ल पक्ष मतलब क्या होगा, शुक्ल पक्ष चांदनी होगी, शुक्ल पक्ष होगा, ग्यास का दिन होगा, तिथि ग्यास, देख लई स्वर्ग की राही, मतलब स्वर्ग की तरफ मैं क्या करूंगा, प्रस्थान करूंगा, क्योंकि मैं स्वर्ग से आया था, गंधर्व था। ये लाइन वो पहले लिख के दे कि 2 की साल महीना, आसूज देगा काल दिखाई, शुक्ल पक्ष की तिथि ग्यास को स्वर्ग की राही। ठीक है बच्चों, जाटी क्लास सोनीपत वाले पंडित लक्ष्मी चंद जी। ठीक है, इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन ये मैंने कर दिया भाई, आपका इंपॉर्टेंट बता दिया। अब इसको रब कर रहा हूं भाई। लक्ष्मीचंद की कुछ इंपोर्टेंटों में शाही लक्कड़हारा, जो वहां पर नहीं है वो बता रहा हूं, शाही लक्कड़हारा, सेठ ताराचंद, सेठ ताराचंद शाही लक्कड़हारा आ जाए तो लक्ष्मीचंद आएगा। सेठ ताराचंद और शाही लक्कड़हारा आ जाए तो लक्ष्मीचंद आएगा भाई। चौथे लेवल पे जो हुए हैं, चौथे लेवल पे हुए हैं वो धनपत सिंह, धनपत सिंह निदाना वाले, जिनके शिष्य थे बंदा मीर। बंदा मीर कहाँ के थे, पाकिस्तान के। तो इन्होंने भारत आजादी के समय बंटवारे के बारे में लिखा है काफी, धनपत सिंह निदाना वाले ने। मांगेराम कौन भाई, लक्ष्मीचंद के शिष्य हैं, चौथे लेवल पे आते हैं। लाहौर के किसके बारे में पाओगे, धनपत सिंह के बारे में। तो पहली बार फिल्मों में सांग को किसने यूज किया, पहली बार फिल्मों को सांग में यूज किया धनपत सिंह ने, लाहौर पिक्चर में लीलो चमन गाना गा के। लीलो चमन जो सांग है उसका प्रसारण किया था सबसे पहले फिल्मों में धनपत सिंह निदाना वाले ने, चौथे लेवल के सांगी ने। लाहौर पिक्चर थी भाई। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट बात, मांगेराम के इंपॉर्टेंट सांगों में खांडोपुरी, खांडोपुरी बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी स्टोरी सुनाऊंगा। ध्रुव भगत, खांडोपुरी, पिंगला भर्तरी जो बहुत फेमस हो रहा है, पिंगला भर्तरी। खांडोपुरी क्या है, ये वीर विक्रमादित्य का वर्णन है। वीर विक्रमादित्य का कहते हैं, वीर विक्रमादित्य को इंद्र ने बुला लिया था, तो इंद्र ने वहां पर अखाड़े की परंपरा थी, वहां गाना बजाना भी करा था, और वहां पर इन्होंने राक्षसों को ही मारा था। सारी विधाओं में संपन्न थे वीर विक्रमादित्य। तो राव खांडेपुरी पे परमादित्य राव खांडेपुरी अपनी लोक गाथा है, लोक गाथा है राव खांडेपुरी। किसने लिखी, राव खांडेपुरी, मांगेराम सिसाणा वाले ने, मांगेराम सिसाणा वाले ने। क्लियर बच्चों। पिंगला भर्तरी मैंने देवर भाभी का बता दिया था। ठीक है, श्री राम शर्मा भी थे इनके टाइम पर। श्री राम शर्मा ने जो है किसानों के बारे में लिखे थे सांग, किसानों के बारे में लिखने वाले सांग कौन थे, श्री राम शर्मा। ये सांगों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने सब कुछ आपके सामने डिस्कस किए, सांगों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। कर दूं फिर अब इसको, राव खांडेपुरी वीर विक्रमादित्य के बारे में। ठीक है, अब आगे मूवी स्टॉप।